एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का एक और नया टॉपिक एंड दैट इज सम डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि इवेपोरेशन प्रोसेस को हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। देखा था कि भाई इवेपोरेशन प्रोसेस जो है एक सरफेस फिनोमेना होता है, जहाँ पे हमने देखा था कि किसी भी लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो पार्टिकल्स जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बाकी नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ कनेक्टेड थे, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम कर लेते हैं और उसको तोड़ देते हैं और एटमॉस्फेयर में, एयर में चले जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होकर के। तो ये इवेपोरेशन की प्रोसेस थी, इसको हम सरफेस फिनोमेना भी कहते हैं। इसके बाद में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो एक कूलिंग इम्पैक्ट कॉज करती है या कूलिंग कॉज करती है। तो आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स को जो कि ये प्रूव करते हैं कि हाँ 100% ये बात बिल्कुल सही है कि इवेपोरेशन एक कूलिंग इम्पैक्ट कॉज करता है। तो चलिए फटाफट से आज के इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। अब देखो, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आखिर क्यों इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन की प्रोसेस कूलिंग इम्पैक्ट या कूलिंग कॉज करती है। तो सपोज यहाँ पे हमने क्या लिया है, पानी लिया है, पानी के सरफेस पे भी पार्टिकल्स होंगे और पानी के अंदर भी पार्टिकल्स होंगे। अब जैसे कि मैंने आपको कई बारी एक्सप्लेन कर दिया है कि पानी के पार्टिकल्स जो होते हैं उन सभी पार्टिकल्स के पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और इसी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के कारण पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग स्पीड के साथ मूव करते रहेंगे। भाई पार्टिकल्स का तो नेचर ही होता है, कैरेक्टरिस्टिक ही होता है कि वो कंटिन्यूसली मूव करते रहे, और जहाँ उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़े से कमज़ोर पड़े, उनकी स्ट्रेंथ कम हुई, पार्टिकल्स क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। तो जाहिर है वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, अलग अलग स्पीड के साथ मूव करेंगे, क्योंकि सभी पार्टिकल्स की अलग अलग क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी की ज़्यादा, किसी की कम, किसी की मॉडरेट लेवल की, इस तरह से। और इनका जो मोशन होता है वो भी कैसा होता है, रैंडम मोशन होता है, यानी कि पार्टिकल्स हर कहीं जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल्स जो है ना एक साथ ही मूव करें। अगर एक पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा है तो बाकी पार्टिकल्स भी लेफ्ट में ही जाएं, स्ट्रेट लाइंस बना करके, है ना, असेंबली में जैसे हम लोग स्कूल में परफॉर्म करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लिक्विड या वाटर के केस में पार्टिकल्स को जहाँ जाना होता है वो वहाँ जा सकते हैं। तो इस रैंडम मोशन के कारण क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन हो जाता है, और कुछ कोलिजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी एनर्जी, जिस समय वो कोलाइड होते हैं, जब उनका कोलिजन होता है तो उस समय वो अपनी एनर्जी भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं सबकी अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब अभी हम फोकस करेंगे उन पार्टिकल्स के ऊपर जिनकी काइनेटिक एनर्जी पहले से ही कैसी थी, थोड़ी सी ज़्यादा थी, बाकी पार्टिकल्स के कंपैरिजन में कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कैसी थी, ज़्यादा थी। अब उनका भी कोलिजन हुआ तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी एनर्जी उन ऑलरेडी पार्टिकल्स को दी थी जिनके पास ऑलरेडी जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। इससे क्या होगा, तो और एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी उन सर्टेन पार्टिकल्स की। अब अगर वो पार्टिकल्स कहाँ हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी पोजेस करने वाले पार्टिकल्स कहाँ हैं, पानी के सरफेस पे हैं, तो वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, नीचे रखे हुए या नीचे पड़े हुए, नीचे प्रेजेंट जो अंडरलाइंग वाटर के पार्टिकल्स हैं उनसे क्या करेंगे, थोड़ी सी हीट एनर्जी भी अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ऑलरेडी उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी सी हीट एनर्जी भी अब्जॉर्ब कर ली अंडरलाइंग पार्टिकल से। इससे क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स होंगे ना, जो सरफेस पे प्रेजेंट हैं, ये जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ जुड़े हुए थे, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम कर लेंगे, उसे तोड़ लेंगे, और पार्टिकल्स जो हैं चले जाएंगे कहाँ, हवा में, एयर में। यानी कि अब वो पानी के पार्टिकल्स नहीं, अब वो क्या कहलाएंगे, वाटर वेपर्स कहलाएंगे, वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स कहलाएंगे। तो इस तरीके से इवेपोरेशन की प्रोसेस हुई, पानी या बोल सकते हो कि लिक्विड कन्वर्ट हो गया किसमें, गैसियस स्टेट में, वाटर वेपर्स में। लेकिन अब जो पानी नीचे रह गया उसके बारे में सोचो,
नीचे जो पार्टिकल रह गए उनके पास तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम थी, वैसे भी कम थी। कोलिजन के टाइम पे क्या हुआ, तो थोड़े से पार्टिकल्स ने जो है ना अपनी एनर्जी हाई काइनेटिक एनर्जी पोजेस करने वाले पार्टिकल्स को दे दी, तो उनकी एनर्जी और कम हो गई। तो अब जो पानी नीचे रह गया, जो उड़ गया सो उड़ गया, जो पानी नीचे रह गया उस पानी में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम थी, प्लस हम बोलते हैं कि जो पानी उड़ा, जो वाटर वेपर्स बनी, वो कैसे बनी, तो अंडरलाइंग पार्टिकल से हीट एनर्जी को लेकर के बनी। तो हीट एनर्जी भी पानी की क्या हो गई, कम हो गई। तो पानी में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम थी, हीट एनर्जी कम थी, टेम्परेचर क्या हो गया, वहां पे कम हो गया। तो यहाँ पे हमने कंक्लूड किया कि डेफिनेटली इवेपोरेशन क्या करता है, एक कूलिंग इम्पैक्ट कॉज करता है। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, समर सीजन के टाइम पे जब बहुत गर्मियाँ पड़ती हैं, तेज़ गर्मी पड़ती है, तो उस समय कई बार आपने लोगों को देखा होगा अपनी अपनी छतों पर क्या करते हैं, वो पानी डाल देते हैं, शाम के टाइम पे पानी डाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि, और ये जो आपने चीज़ ऑब्जर्व करी होगी ना कि छतों पे पानी डालना, ये अधिकतर हम बोलते हैं कि शाम को ही किया जाता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है ना कि दिन भर की तेज़ धूप से जो छत है वो बहुत ही गर्म हो जाती है। ठीक है, छत बहुत ही गर्म हो जाती है, यानी कि आप बोल सकते हो कि आपके घरों की जो सीलिंग है, सीलिंग बहुत ही गर्म हो जाती है। और जब घर की सीलिंग गर्म हो जाएगी तो जाहिर है पूरा का पूरा घर भी क्या हो जाएगा, गर्म ही हो जाएगा, तो और गर्मी लगेगी। कहने को घर के अंदर ही बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि गर्मी लगती रहती है। तो लोग क्या करते हैं कि अपने घर की छतों पे पानी डाल देते हैं। पानी डालने से होता क्या है, ऑलरेडी हम बोलते हैं कि जो फ्लोर होता है छत का वो बहुत गर्म होता है। जैसे ही उसके ऊपर पानी आता है तो क्या होता है कि पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उस फ्लोर की गर्मी को, उसकी हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसी वाटर की सरफेस पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, फ्लोर है, मेरी छत का क्या है, ब्लू कलर का ये फ्लोर है। अब इस फ्लोर पे मैंने क्या डाला है, पानी डाला हुआ है। जो छत का फ्लोर था वो ऑलरेडी बहुत गर्म था, उसके ऊपर मैंने डाल दिया पानी। अब पानी के पार्टिकल्स क्या करेंगे, फ्लोर की जो हीट है ना उसको अब्जॉर्ब करेंगे। हीट को अब्जॉर्ब किया, हीट क्या होती है भाई, एनर्जी का ही तो फॉर्म है, उसको अब्जॉर्ब किया, जिसके कारण पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हुई तो वो वाले पानी के पार्टिकल्स जो कि कहाँ होंगे, सरफेस पे होंगे, पानी की सरफेस पे होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी तो इंक्रीज हो जाएगी। अब कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि वो नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं उसी को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तोड़ देंगे और क्या हो जाएगा, फिर वो चले जाएंगे उनसे दूर। दूर चलेगा मतलब क्या, वो कन्वर्ट हो गए वाटर वेपर्स में। तो यहाँ हमने देखा कि छत पे जो पड़ा हुआ पानी जो हम डालते हैं गर्मियों के टाइम पे, समर सीजन के टाइम पे छत पे, वो पानी धीरे धीरे क्या होने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है, पानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है। होता तो है ही, लेकिन कैसे, जो दिन भर जिस धूप और गर्मी के कारण जो छत की जो फ्लोर गर्म हो गई थी, उस फ्लोर की हीट को अपने साथ ले जाता है उड़ा करके। मतलब कि पानी डालने से हुआ क्या, पानी डालने से हुआ ये कि फ्लोर की जो हीट एनर्जी थी, उस हीट एनर्जी को पानी के पार्टिकल्स ने अब्जॉर्ब कर लिया, अब्जॉर्ब किया, जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। और ये काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज हुई कि सरफेस के पार्टिकल्स जाकर के इवेपोरेट हो गए, वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। तो इससे क्या हुआ, खुद तो उड़े ही उड़े, साथ में छत के फ्लोर की जो हीट एनर्जी थी ना उसको भी अपने साथ ले गए। तो अगर छत के फ्लोर की हीट एनर्जी कम हो जाएगी, गर्माहट कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो छत की फ्लोर है वो हो जाएगी ठंडी। तो इससे क्या समझ में आया कि डेफिनेटली इवेपोरेशन ने यहाँ पे एक कूलिंग इम्पैक्ट कॉज किया है, कूलिंग कॉज करी है। आई होप इस चीज़ को आप सभी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। इवेपोरेशन कैसे हुआ है, छत की जो हीट है ना उसको अब्जॉर्ब करके हुआ है, पानी के पार्टिकल्स ने अब्जॉर्ब कर ली उस हीट को, इसके कारण उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, सरफेस के पार्टिकल्स की इतनी बढ़ी कि जो है आप खुद ही सोचो ना, ऐसा हुआ होगा ना कि पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इसका मतलब क्या होगा, अब पार्टिकल्स और तेज़ी के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। जितना ज़्यादा कोलिजन करेंगे उतना हम बोलते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होता जाएगा।
एक पार्टिकल जाके टकराया दूसरे पार्टिकल के साथ, तो इसकी थोड़ी सी एनर्जी चली गई इसके पास, इस पार्टिकल की एनर्जी ऑलरेडी बहुत हाई थी और इसने दे दी तो और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इतनी बड़ी कि पार्टिकल जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही उसने ओवरकम कर लिया और वाटर वेपर्स बन गई। तो इससे दो फायदे हो गए, एक तो हम बोलते हैं कि पानी का इवेपोरेशन भी हो गया, और हुआ तो हुआ कैसे, जो छत के फ्लोर की जो हीट थी उसको अब्सॉर्ब करके, तो छत की हीट कम हो गई। कम होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे ठंडक हो गई, छत हमारी ठंडी हो गई। During the hot summer evenings, people often sprinkle water on the roof of the house or open ground in front of their house. The water evaporates by absorbing heat from the ground and the surrounding air. By losing the heat, the ground becomes cool and people feel comfortable. ठीक है, इस तरीके से आपको गर्मी के मौसम में लोग अपनी अपनी घर की छतों पर पानी डालते हुए ज़रूर देखेंगे, और अगर आपने नहीं डाल के कभी देखा है तो आप लोग भी ज़रूर डाल के देखिए। डेफिनेटली इवेपोरेशन से कूलिंग इम्पैक्ट कॉज होता है, ये तो अब हमने पढ़ भी लिया है, समझ भी लिया है, और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि आप डेफिनेटली आप अपने घरों में टेम्परेचर डिफरेंस फील करोगे, थोड़ी सी गर्मी कम लगेगी। तो चलो, पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, पोरिंग ऑफ एसीटोन ऑन पाम। नेल पॉलिश रिमूवर अभी कभी आप लोगों ने अपने हाथ पे डाल के देखा होगा तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि हमें पता है कि एसीटोन या जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो कैसा होता है, वॉलेटाइल होता है ना। डायरेक्टली हम बोलते हैं कि उड़ जाता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में होता है। जो एसीटोन है या नेल पॉलिश रिमूवर है, जैसे ही आप क्या करोगे उसको हाथ में आप डालोगे, तुरंत हम देखेंगे कि जो अमाउंट है एसीटोन का या नेल पॉलिश रिमूवर का वो कम होने लगता है। ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवर की जो बॉटल्स होती है ना, उनकी कैप हमेशा लगा के रखनी पड़ती है। अगर कभी कैप लगाना हमने मिस कर दिया या छोड़ दिया तो नेक्स्ट टाइम जब हम उस बॉटल को उठाएंगे तो उसमें रिमूवर मिलेगा ही नहीं, पूरा उड़ चुका रहेगा। तो जब वो उड़ता है नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन जब उड़ता है तो एक इवेपोरेशन की प्रोसेस ही होती है वहाँ पे। ठीक है, अभी तक हम जो भी एग्जांपल्स देख रहे थे हम बार बार वाटर 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 ले रहे हैं, तो आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ पानी में ही होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लिक्विड्स की, है ना। मैंने आपको कहीं भी डेफिनेशन में, इवेपोरेशन की डेफिनेशन में मैंने आपको कहीं भी ये मेंशन नहीं करवाया कि सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेशन वाटर में ही होता है। मैं यहाँ पे किसी भी लिक्विड की बात कर रही हूँ, फिर वो चाहे एसीटोन हो, नेल पॉलिश रिमूवर हो, या फिर वो क्या हो, सिंपल वाटर हो। हाँ, देयर आर सर्टेन लिक्विड्स जिसमें इवेपोरेशन नहीं होता, जो विस्कस फ्लूइड्स होते हैं, जो कि गाढ़े होते हैं, थोड़े से डेंस होते हैं, जैसे कि ऑयल, हनी ऑयल को आप कितना भी जो है ना ओपन में रख दो, उनका अमाउंट कभी जो है ना एज सच कम नहीं होता है, क्योंकि वो गाढ़े होते हैं। ठीक है, डेंस फ्लूइड होते हैं, डेंस लिक्विड्स होते हैं। तो उनको छोड़ करके, कुछ फ्लूइड्स को छोड़ करके, डेंस फ्लूइड्स को छोड़ करके बाकी जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो डेफिनेटली इवेपोरेशन शो करते हैं। तो एसीटोन को जब हम अपने हाथ पे इस तरीके से लेंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो कन्वर्ट होगा, जब वो उड़ जाएगा तो हमारे हाथ में जो है ना एक कूलिंग इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा, यानी कि हमारे हाथों से जब एसीटोन उड़ेगा तो हमारे हाथ में थोड़ा सा ठंडा सा फील होगा, हम थोड़ी सी कूलिंग एक्सपीरियंस करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एसीटोन क्या है, एक लिक्विड है। लिक्विड कहाँ जाता है, अपने गैसियस स्टेट में जाता है। ठीक है, जब वो अपने गैसियस स्टेट में जाएगा, जो वेपर्स बनेंगी एसीटोन की, कैसे बनेंगी? एसीटोन जो है ना हमारे ही हाथ की जो हीट एनर्जी होगा उसको ऑब्जॉर्ब करेगा। आई रिपीट, ये जो एसीटोन है ना, एसीटोन के पास भी क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे एसीटोन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, हमारे हाथ में हमारी स्किन की जो हीट एनर्जी होगी उसको अब्जॉर्ब करेंगे, जिसके कारण इनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी कि सरफेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एसीटोन के, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देंगे, क्योंकि उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तोड़ने के बाद हम बोलते हैं कि वो चले जाएंगे कहाँ, एयर में, एटमॉस्फेयर में, तो वेपर्स बन जाएंगी। तो ये वेपर्स कैसे बनी एसीटोन की, एसीटोन कैसे इवेपोरेट हो पा रहा है, हमारी ही हाथ की स्किन की जो हीट एनर्जी है उसको अब्जॉर्ब करके। तो यहाँ पे हमने देखा कि एसीटोन तो वेपर्स में कन्वर्ट हो ही रहा है,
साथ साथ ये जो वेपर्स निकल रही है ना, ये हमारी स्किन की, हमारे हाथ की हीट एनर्जी को ले करके आगे निकल रही हैं। तो इसके कारण क्या होगा, हमारे हाथ की जो स्किन है उसकी हीट एनर्जी कम हो जाएगी, और जहां हीट कम हुई वहां समझ लो क्या हुआ है भाई, कूलिंग एक्सपीरियंस करोगे आप। इसीलिए नेल पॉलिश रिमूवर को जब आप हाथ में रखते हो 1 से 2 मिनट बाद ही वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। उसके इवेपोरेट होने के बाद में हमको ठंडा ठंडा फील होता है। तो अब आप समझ सकते हो कि ठंडा फील क्यों होता है, क्योंकि आपके हाथ की जो स्किन है जहाँ पे आपने एसीटोन डाला हुआ था, उधर उस वाले पोर्शन की हीट एनर्जी चली जाती है वेपर्स के साथ। तो हीट एनर्जी आपकी स्किन की कम हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे आपको ठंडा ठंडा लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। अब गर्मियों के मौसम में यही एडवाइस मिलती है हम सबको, और एक्चुअली में हम ये एडवाइस फॉलो भी करते हैं कि गर्मियों के टाइम पे हम कॉटन के कपड़े ही पहनते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर हम गर्मियों के टाइम पे कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि हम सभी को पता है भाई कि गर्मियों के टाइम पे पसीना बहुत आता है, बहुत स्वेटिंग होती है। ठीक है, कभी कभी तो फैन के नीचे बैठकर भी जो है ना पसीना आता ही रहता है, थोड़ा सा भी मेहनत का काम कर लिया तो बहुत सारी स्वेटिंग हो जाएगी। अब इस स्वेटिंग को बेसिकली जब जो पसीना आता है हमें, जो स्वेट उड़ता है, जो स्वेट आता है, वो स्वेट जब इवेपोरेट होता है, तो इवेपोरेशन कैसे होता है, स्वेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी ही बॉडी की जो हीट एनर्जी है उसको अब्जॉर्ब करते हैं। उसको अब्जॉर्ब करने के बाद उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी बहुत इंक्रीज हो जाती है, इतनी इंक्रीज हो जाती है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उन पे लगे होते हैं, उन्हीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो तोड़ देते हैं, ओवरकम कर लेते हैं, और पार्टिकल्स जो हैं एटमॉस्फेयर में या एयर में एस्केप हो जाते हैं, यानी कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, स्वेट तो इवेपोरेट हो ही रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, हमारी बॉडी की हीट एनर्जी को अपने साथ में लेकर के उड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी की जो हीट एनर्जी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी की जो हीट एनर्जी है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस हीट एनर्जी को कोई लेकर के चला गया है ना, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी की हीट एनर्जी कम हो जाती है। तो अब स्वेटिंग के बाद में थोड़ा सा हमको कूलिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस करने को मिलता है, हम ठंडक फील करते हैं। जब तक पसीना नहीं आया तब तक तो बड़ी गर्मी लगी, और जैसे ही हम बोलते हैं कि पसीना आ गया, उसके बाद में ग्रेजुअली हम ये रियलाइज करते हैं कि अब थोड़ी सी गर्मी कम लगने लगी है। गर्मी तो अभी भी हवा में उतनी ही थी, लेकिन हमें कम क्यों लगने लगी, क्योंकि पसीना आ गया और ये पसीना इवेपोरेट होने लगा। तो जब ये इवेपोरेट हुआ तो हमारी बॉडी की हीट एनर्जी को साथ में लेकर के उड़ा, ठीक है, उड़ा, जिसके कारण हमारी बॉडी की हीट एनर्जी कम हो गई। एक्सरसाइज जब हम करते हैं, हैवी वर्कआउट्स वगैरह जब हम करते हैं, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण बहुत पसीना आता है। यही स्वेट क्या होता है, जब इवेपोरेट होता है तो हमारे बॉडी की हीट एनर्जी को अपने साथ में ले के उड़ता है, जिसके कारण हमारी बॉडी की जो हीट एनर्जी है वो कम हो जाती है, जिसके कारण अगेन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और हम ठंडक फील करते हैं। During summer, we prefer to wear cotton clothes to keep ourselves cool. Cotton cloth हमें ठंडा रखते हैं, कैसे? The reason being that during summer, we sweat or perspire a lot. Now, cotton is a good absorber of water. जितने भी टाइप के आपके पास कपड़े होंगे उसमें से बेस्ट आपको क्या लगता है कि कौन सबसे अच्छी तरीके से पानी को अब्जॉर्ब कर सकता है? स्वेट तो चलो बहुत दूर की बात है, जैसे हमारे पास सिल्क के भी कपड़े होते हैं, कॉटन के भी कपड़े होते हैं, सिंथेटिक कपड़े भी होते हैं ना, नायलॉन वगैरह के। तो बेस्ट अगर किसी कपड़े से पानी को साफ करना है तो बेस्ट कपड़ा कौन सा ही हम यूज़ कर सकते हैं? कॉटन का। कॉटन कपड़े बहुत अच्छे से पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, देयरफॉर इट अब्जॉर्ब्स स्वेट फ्रॉम द बॉडी एंड एक्सपोजेस इट टू द एयर. Due to increase in surface area, sweat evaporates by absorbing heat energy from the body and the cotton clothes. As a result, our body feels cool and comfortable. ठीक है, तो कॉटन के कपड़े करते क्या हैं, बेसिकली जो स्वेट आता है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं इवेपोरेशन के लिए। सरफेस एरिया
अवेलेबल कर देते हैं इवेपोरेशन की प्रोसेस के लिए। तो क्या होता है, जैसे ही हम बोलते हैं कि ये स्वेट किसके कांटेक्ट में आता है, एयर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तो ये स्वेट क्या करता है, बेसिकली हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी से और जो कॉटन के कपड़े हैं उससे हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हुए इवेपोरेट हो जाता है, वेपर्स बन जाती हैं। तो इसके कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें ठंडा ठंडा लगने लगता है। तो ये हो गया एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, कौन सा है, पर्सपिरेशन कीप्स आवर बॉडी कूल। हमारी बॉडी में जो पर्सपिरेशन का मतलब क्या होता है, स्वेटिंग, ठीक है, जो स्वेट आता है, जो स्वेटिंग होती है, इससे हमारी बॉडी ठंडक फील करती है, जो कि मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया। देखो हमारी स्किन के नीचे ना इस तरीके की स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, तो स्वेट भी क्या होता है, इन स्वेट ग्लैंड से ही आता है। अब हैवी वर्कआउट वगैरह हमने किया है और हमने क्या किया, पसीना आ गया। पसीना कैसे आया, स्वेट ग्लैंड से स्वेट रिलीज हुआ। ये स्वेट कहाँ आ गया, देखो हमारी स्किन पे आ गया, हमारी स्किन पे आ गया। अब ये जो स्वेट के पार्टिकल्स होंगे ये क्या करेंगे, जैसे ही ये स्वेट के पार्टिकल्स एयर के कांटेक्ट में आएंगे तुरंत हम बोलते हैं कि इवेपोरेशन शो करेंगे। हमारी स्किन से, ये हमारी स्किन थी तो हमारी स्किन से ही क्या करेंगे, हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे और इसके बाद में इवेपोरेट हो जाएंगे। खुद तो इवेपोरेट हुए ही, हमारी स्किन से हीट एनर्जी को ले करके उड़े, जिसके कारण हमारी स्किन की जो हीट एनर्जी है वो क्या हो गई, कम हो गई और हम ठंडा फील करने लगते हैं। ऑन अ हॉट समर डे or after doing heavy exercise, the temperature of our body tends to rise. Due to increase in temperature, our body gives out sweat. When the sweat evaporates, it absorbs heat from our body. By losing heat, our body feels cool. ठीक है, आई होप ये वाला एग्जाम्पल भी सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल मुझे लगता है हम सभी ने देखा होगा। गर्मियों के टाइम पे हम सभी जो है ना मटके का पानी या फ्रिज का पानी सभी पीते हैं। अब क्या हुआ, एक ग्लास आपने लिया, बॉटल निकाली, उसमें ठंडा पानी डाल दिया, इतने में ही आपको किसी ने बुला लिया, आप चले गए, पानी नहीं पी गए। 2 मिनट के लिए आपने अपने उस ग्लास को टेबल पे ही छोड़ दिया। जब आप वापस आए तो आपने देखा कि भाई पानी के ग्लास के बाहर इस तरीके की छोटी छोटी पानी की बूंदें आ गई हैं। अब आप परेशान हो गए, क्या मतलब है छोटी छोटी पानी की बूंदों का, कि क्या हमारा ग्लास लीक करने लगा। आखिर ये पानी ग्लास के बाहर आया कैसे, ग्लास के अंदर जो पानी था क्या वही बाहर आ गया या कुछ और हुआ है। तो होता क्या है भाई, टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, soon you will notice water droplets on the outer surface of the tumbler. This is due to the reason that the water vapors present in air on cooling on coming in contact with the cold surface of the glass lose energy and get condensed or get converted into liquid state, which we see as water droplets. यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे evaporation का उल्टा हो गया है। evaporation में अभी तक क्या हो रहा था कि पानी के जो पार्टिकल्स थे या जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे वो क्या करते थे, हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती थी और वाटर वेपर्स या आप बोलते हैं कि वेपर्स बन जाती थी उस लिक्विड की और ये वेपर्स हवा में चली जाती थी। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे देखने से तो पहली नज़र में हमें क्या समझ में आएगा कि ग्लास के बाहर पानी कैसे आ गया। हो सकता है कि ग्लास के अंदर जो हमने पानी डाला था वही ग्लास के बाहर आ गया है, लेकिन ये पानी ग्लास के अंदर वाला पानी नहीं होता है, ये पानी बाहर से ही आया होता है। बाहर से कहाँ, तो हमारे एटमॉस्फेयर से। एयर में जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एयर में क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती है। एयर क्या होता है, गैसेस का एक मिक्सचर होता है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। गैसेस के साथ साथ एयर में वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब एयर की क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को अपने अंदर एकोमोडेट करने की, ठीक है। जब बारिश का समय होता है उस समय आपने देखा होगा यूजुअली लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि आज बहुत ही उमस लग रही है, बहुत ही ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी हाई होने का मतलब क्या है कि एयर में, देखो एयर में हमेशा ही वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हम बारिश की बात करते हैं मॉनसून के टाइम पे क्या होता है, इसी हवा में, हमारे अराउंड की जो हवा होती है इसी एयर में वाटर वेपर्स ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि हवा में नमी आ गई है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है।
तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं। अब हमने बोला कि जैसे ही ये वाटर वेपर्स किसके कांटेक्ट में आती हैं, एक ठंडे टेम्परेचर के कांटेक्ट में आती हैं। आप खुद ही सोचो वाटर वेपर्स बनती कैसे हैं। वाटर वेपर्स हम बोलते हैं कि जब थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है तो पानी इवेपोरेट होकर के वाटर वेपर्स बनाता है, यानी कि गर्माहट के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण पानी से वाटर वेपर्स बनती हैं। जरा खुद ही दिमाग लगाओ, अगर इन वाटर वेपर्स के कांटेक्ट में एक ठंडा टेम्परेचर आ गया, एक कम टेम्परेचर आ गया, तो क्या होगा, ये वाटर वेपर्स क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी वापस किसमें, पानी में। तो हमने ग्लास में जो पानी डाला था वो काफ़ी ठंडा था, जिसके कारण हमारा पूरा जो ग्लास है वो ठंडा हो गया। उस ग्लास का टेम्परेचर बहुत ही कम था। अब उस ग्लास के अराउंड हवा में जो हवा थी, उस ग्लास के अराउंड जो हवा थी, उस हवा में वाटर वेपर्स थे। अब जैसे ही वाटर वेपर्स उस ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आए, वाटर वेपर्स को समझ में आया कि भाई टेम्परेचर कम हो गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कंडेंस हो सकते हैं। तो वाटर वेपर्स क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी। और जैसे ही वो कंडेंस हुई, वो क्या बन जाएंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी। तो एक आइस कोल्ड वाटर को जब आप टम्बलर में डालोगे, ग्लास में डालोगे, तो उसके अराउंड जो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई हैं, उस ग्लास के अराउंड जो एयर है ना, उस एयर में जो वाटर वेपर्स थी, वही वाटर वेपर्स कंडेंस होकर के कहाँ आ गई हैं, आपके ग्लास में आ गई हैं। ये मत समझना कि आपका ग्लास लीक कर रहा है, ग्लास के अंदर जो आपने ठंडा पानी डाला हुआ था, वही ठंडा पानी ग्लास के बाहर आ गया है। तो ये मिसकंसेप्शन होता है। आई होप इस एग्जाम्पल को आप सभी ने समझ लिया होगा। एक और एग्जाम्पल होता है, जब हमको चोट वगैरह लगती है, जब भी हम जब जल जाते हैं, किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं, तो क्या होता है, हम जल्दी से आइस क्यूब रब करते हैं। कभी सोचा है कि हम आइस क्यूब क्यों रब करते हैं? एक्चुअली आइस क्यूब को रब करने से क्या होता है ना, हमारी स्किन जब जलती है, तो जलने से क्या होता है, जिस भी सपोज मेरी फिंगर जली है, तो इस पूरी फिंगर का टेम्परेचर थोड़ा सा हम बोलते हैं कि इंक्रीज हो जाता है। जब कोई गर्म चीज़ हम छू लेते हैं अपने हाथों से या किसी गर्म चीज़ के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो जो स्किन का पोर्शन कांटेक्ट में आया है गर्म चीज़ के, उस स्किन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेरी उंगली जल गई है, तो इस फिंगर की जो स्किन है उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इस फिंगर पे मैं लगा लूँगी क्या, आइस। ये आइस क्या करेगी भाई, आइस क्या है, पानी से ही तो मिलके बना है ना। तो ये आइस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस फिंगर की स्किन का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को, हीट एनर्जी को बर्फ के पार्टिकल्स अब्सॉर्ब करेंगे। बर्फ के पार्टिकल्स ने हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, बर्फ के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब क्या होगा, बर्फ के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि अब जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, यानी कि बर्फ पानी में मेल्ट होती जाएगी। तो जब भी हम जल जाते हैं, किसी गर्म चीज़ के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो तुरंत जली हुई जगह पे हम क्या करते हैं, आइस क्यूब रब करते हैं। क्यों रब करते हैं, क्योंकि जिस जगह हम जले होते हैं उस पोर्शन की जो स्किन है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, हीट एनर्जी उसमें आ जाती है। तो इस हीट एनर्जी को हमें हटाना रहता है अपनी स्किन से। तो हम क्या करते हैं, एक आइस क्यूब लेकर के आते हैं। आइस क्यूब में क्या होता है, आइस क्यूब के पार्टिकल्स होंगे, वाटर के पार्टिकल्स होंगे। ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, हमारी जली हुई स्किन की जो हीट एनर्जी है, जो गर्माहट आई है हमारे जली हुई स्किन में, उस हीट को अब्जॉर्ब कर लेंगे। अब्जॉर्ब करने के बाद खुद तो बर्फ जो है मेल्ट हो जाएगी, पानी में मेल्ट होगी, लेकिन हमारे जो जली हुई स्किन है ना उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो जलन थोड़ी सी कम रहेगी हमें। तो ये सभी एग्जाम्पल्स किसके थे, ये सभी एग्जाम्पल्स हमने देखा था कि किस तरीके से इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है, ये प्रूव कर रहे थे इस बात को। ठीक है, फटाफट से देख लो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि क्यों हम गर्मियों के टाइम पे शाम पे अपने घरों की छतों पे जो है पानी डालते हैं। पानी स्प्रिंकल करने का मोटिव, टारगेट ये होता है कि पानी जब छत पे आएगा, दिन भर की धूप से क्या होगा कि छत का जो फ्लोर है वो बहुत गर्म हो जाएगा।
छत के फ्लोर के पास बहुत ही हीट होगी। अब जब इस पे आप पानी डालोगे तो पानी के पार्टिकल्स क्या करेंगे, इसी हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो इवेपोरेट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वेपर्स तो बनेंगी ही, साथ छत की जो गर्माहट है वो भी कम हो। यहाँ पे हमें फ़ायदा ही हुआ। हम क्या चाह रहे थे, हम यही तो चाह रहे थे कि छत की जो गर्माहट है वो कम हो जाए। तो कैसे हुई गर्माहट कम, पानी डाल दिया, पानी के पार्टिकल्स ने इस गर्माहट को अब्जॉर्ब कर लिया और अब्जॉर्ब करने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। सरफेस के जो पार्टिकल्स होंगे, वाटर के सरफेस के पार्टिकल्स, वो इवेपोरेट हो जाएंगे और छत को ठंडा कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने कौन सा देखा था कि एसीटोन को जब हम अपने पाम पे, हाथ पे, स्किन पे जब हम रखते हैं, 1-2 मिनट के अंदर ही वो इवेपोरेट हो जाता है। जब वो इवेपोरेट होता है तो हमारे हाथ में, स्किन में पीछे एक कूलिंग इम्पैक्ट कॉज करके जाता है। कैसे होता है ये, तो एसीटोन के या जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसके पार्टिकल्स हमारी स्किन की ही हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने के कारण इतनी ज़्यादा हो जाती है इंक्रीज कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम कर लेते हैं पार्टिकल्स और हवा में चले जाते हैं। तो खुद तो चले जाएंगे लेकिन हमारी स्किन की हीट एनर्जी को लेके जाएंगे। तो इसलिए हमें एसीटोन की इवेपोरेशन के बाद में, नेल पॉलिश रिमूवर के इवेपोरेशन के बाद में हमें हमारी स्किन पे ठंडा ठंडा लगता है। थर्ड एग्जाम्पल क्या देखा था हमने कि कॉटन के कपड़े क्यों पहने जाते हैं भाई समर में। तो समर सीजन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है एटमॉस्फेयर का, बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना आता है। अब इस पसीने को सबसे बढ़िया कौन अब्जॉर्ब कर सकता है, कॉटन के कपड़े अब्जॉर्ब कर सकते हैं। कॉटन के कपड़े जैसे ही फिर इसके बाद में एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होते हैं तो इवेपोरेशन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट क्या होता है, इवेपोरेट होता है। कैसे इवेपोरेट होता है, हमारी बॉडी की हीट एनर्जी को साथ में लेकर के उड़ता है, ठीक है, हमारी बॉडी की हीट एनर्जी को साथ में लेकर के इवेपोरेट हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें गर्मी में भी थोड़ी सी कम गर्मी लगने लगती है। बाहर का टेम्परेचर तो, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो अभी भी उतना ही रहता है, लेकिन हमें थोड़ी सी गर्मी लगना कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन होता है ना स्वेट का, तो इससे हमें कूलिंग इम्पैक्ट कॉज होता है। वैसे ही अगर हम बात करें एक्सरसाइज वगैरह की, तो एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो भी काफ़ी पसीना आता है। हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं स्किन के अंदर, ये स्वेट ग्लैंड्स क्या करती हैं, पसीना या स्वेट रिलीज करती हैं। ये स्वेट हमारी स्किन पे आ जाता है और ये स्वेट जब इवेपोरेट होता है तो हमारी स्किन का हीट को अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होता है। तो हमारी स्किन का जो, आप बोल सकते हो कि जो हीट है, जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि किस तरीके से अगर आपने एक थोड़ा सा आइस कोल्ड वाटर एक ग्लास में डाला है, टम्बलर में डाला है, तो उस टम्बलर के पूरे वॉल्स के अराउंड बाहर की तरफ आपको छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं? एक्चुअली उल्टा होता है। यहाँ पे जो ग्लास के अराउंड एयर प्रेजेंट होती है, उस एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं। वाटर वेपर्स वाटर से बनती कब है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब जैसे ही ये वाटर वेपर्स एक ठंडे टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएंगी, वो तुरंत कंडेंस हो जाएंगी, यानी कि लिक्विड स्टेट में आ जाएंगी। तो आपने ग्लास में ठंडा पानी डाला हुआ था, तो वो ग्लास कैसा हो गया था? बहुत ही ठंडा हो गया था, उसका टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया था। तो क्या हुआ? उस टेम्परेचर के उस ग्लास के अराउंड जो एयर थी, एयर में जो वाटर वेपर्स थी, जैसे उनको पता चला, समझ में आया कि भाई एक टेम्परेचर है जो कि काफ़ी कम है, ग्लास में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है। तो जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर में। कंडेंसेशन हो गया, इसीलिए आपको टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं ग्लास के अराउंड। एक और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जब हमें किसी भी तरह की इंजरी होती है, जलन वगैरह होती है, तो हम आइस क्यूब क्या करते हैं? रब करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई गर्म चीज़ छू लेते हैं, जल जाते हैं, तो हमारी स्किन का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है, हीट बहुत बढ़ जाती है जले हुए पोर्शन में। तो वहाँ पे जब हम आइस क्यूब रब करते हैं तो आइस के पार्टिकल्स क्या करते हैं? उसी हीट टेम्परेचर को अब्जॉर्ब करते हैं, खुद की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कराते हैं और मेल्ट होने लगते हैं, यानी कि बर्फ़ जो है पानी में पिघलने लगती है। पिघलती है लेकिन साथ साथ में हमारी स्किन की हीट को ले करके पिघलती है। तो आई होप ये सभी एग्जाम्पल्स से आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस या कूलिंग कॉज करता है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा, उसमें हम बात करेंगे
इवेपोरेशन और बॉइलिंग के डिफरेंस की, कि अभी तक तो हमने बस एक ही डिफरेंस देखा था कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।